नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। और आज हम बात कर रहे हैं क्लास 8th मैथमेटिक्स का जो आपका चैप्टर सेकंड है पावर प्ले, उसके जो आपके क्वेश्चन है फिगर इट आउट में आपको जो क्वेश्चन दिए गए हैं उन सभी क्वेश्चन को आज इस वीडियो के माध्यम से हम सॉल्व करेंगे। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको यहाँ पर ये नंबर दिया गया है 2 की पावर 224, इसको आपको डिवाइड करना है 4 की पावर 32 से। और इसके बाद जो आपको नंबर मिलेगा उसमें आपको उसकी यूनिट डिजिट को फाइंड करना है। तो यूनिट डिजिट को हम कैसे फाइंड करेंगे, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको आप सॉल्व करेंगे। तो 2 की पावर 224 है और इसको डिवाइड करना है 4 की पावर 32 से। तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं यहाँ पर 2 की पावर 2, क्योंकि 2 की पावर 2 क्या होता है 4। तो ये हमने क्यों किया, क्योंकि सबसे पहले हम यहाँ पर इसका जो बेस है, बेस मतलब ये जो नंबर दिया है, जहाँ यहाँ पर आपको 2 दिया है, यहाँ पर आपको 4 दिया है, तो इस बेस को सबसे पहले हम एक समान बना रहे हैं। या तो बेस एक सा होना चाहिए या फिर आपकी पावर एक समान होना चाहिए। तो बेस को एक समान बनाने के लिए 4 को हमने लिख दिया 2 की पावर 2। अब यहाँ पर क्या होगा, जब भी आपको यहाँ पर पावर के ऊपर भी ऐसे पावर दी हो तो पावर का पावर में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 2 इंटू 32 हो जाएगा 64। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 की पावर 224 डिवाइड आप कर रहे हैं इसको 2 की पावर 64 से। तो इस प्रकार से जब बेस एक समान हो जाए और इनकी पावर अलग अलग हो और बीच में डिवाइड का साइन हो तो इनकी पावर माइनस हो जाती है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 224 माइनस 64। 224 में से 64 को माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 160। तो यहाँ पर आपको मिला 2 की पावर 160। तो इस नंबर की जो यूनिट डिजिट रहेगी वही यूनिट डिजिट आपकी इस नंबर की भी रहेगी, क्योंकि इसी को सॉल्व करके हमने ये नंबर यहाँ पर बनाया है। अब इसको भी आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए एक मेथड होती है कि जो भी आपको पावर दी गई है इसको आपको 4 से डिवाइड करके देखना होता है। 4 से आप क्यों डिवाइड करते हैं ये भी अभी आपको मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पर लिख लिया कि ये जो नंबर मिला है इसकी हम यूनिट डिजिट निकाल रहे हैं। तो इसके लिए हम एक पैटर्न को देखते हैं। पैटर्न मतलब जैसे 2 की पावर 1 क्या होगा, 2 की पावर 2 क्या होगा, 2 की पावर 3 क्या होगा, 2 की पावर 4 क्या होगा। तो उस पैटर्न को जब आप देखते हैं तब आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझने आती हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 की पावर 1, तो इसकी यूनिट डिजिट क्या आई 2। यूनिट डिजिट क्या होती है, जो किसी भी नंबर के सबसे लास्ट में जो डिजिट लिखी होती है वही उसकी यूनिट डिजिट होती है। 2 की पावर 2 किया तो 4, इसकी यूनिट डिजिट 4 है। 2 की पावर 3 की यूनिट डिजिट 8 है और 2 की पावर 4 किया तो 16, इसकी यूनिट डिजिट 6 है। जो सबसे लास्ट की डिजिट होती है वही उसकी यूनिट डिजिट होती है। और जब भी आप किसी बड़े नंबर की यूनिट डिजिट निकालते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे ही ये 4 पावर आप करते हैं, पावर 1, पावर 2, पावर 3, पावर 4, तो इसके बाद जो आपकी यूनिट डिजिट है वो रिपीट होने लगती है। जैसे 2 की पावर आपने 5 किया तो 2 की पावर 5 होता है 32, इसकी यूनिट डिजिट क्या है 2। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 2 की पावर 1 की यूनिट डिजिट 2 थी, तो यही पावर आपकी बार बार रिपीट होंगी। 2 की पावर आप 6 करेंगे तो उसकी यूनिट डिजिट फिर 4 आएगी। 2 की पावर आप 7 करेंगे तो उसकी यूनिट डिजिट 8 आएगी और 2 की पावर 8 करेंगे तो उसकी डिजिट आपकी 6 आएगी। इसी प्रकार से हर 4 पावर को लिखने के बाद आपका यही पैटर्न यहाँ पर रिपीट होता है। इसलिए हम जो पावर आपको दी होती है उसको यहाँ पर 4 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2, 4, 8, 6, तो इनके बाद फिर से यही आपका पावर में ऐसे रिपीट होते जाएगी। तो आपको निकालना है 2 की पावर 160 की यूनिट डिजिट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो पावर दी होती है उसको 4 से डिवाइड करते हैं और जो आपका रिमाइंडर आता है तो उससे हम पता करते हैं कि यूनिट डिजिट क्या होगी। जैसे इसको हमने डिवाइड किया 160 को 4 से, तो डिवाइड किया तो 40 आया और रिमाइंडर क्या बचा 0। यदि रिमाइंडर 0 बचता है तो इसकी यूनिट डिजिट ये वाली होती है 6 मतलब जो यहाँ पर 4 पावर के बाद जो ये यूनिट डिजिट आएगी यही आपकी इस नंबर की भी यूनिट डिजिट रहेगी यदि रिमाइंडर 0 बचता है।
यदि रिमाइंडर 1 बचता तो उसकी यूनिट डिजिट क्या होती, 2। रिमाइंडर 2 बचता तो यूनिट डिजिट होती 4। रिमाइंडर 3 बचता तो यूनिट डिजिट होती 8। और 4 रिमाइंडर कभी भी नहीं बचेगा यदि आप 4 से उसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर यदि 0 बचता है तो उसकी यूनिट डिजिट होती है 6। बस इस मेथड को आपको यहाँ पर याद रखना है। अब रिमाइंडर 0 आया तो इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, 6, क्योंकि यहाँ पर 2 की पावर 4 इक्वल 16 है, इसकी यूनिट डिजिट 6 है, तो इसकी भी यूनिट डिजिट यहाँ पर 6 होगी क्योंकि रिमाइंडर 0 आया है। तो इसमें ये कुछ चीज़ें आपको याद रखना होंगी, तब आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आंसर आपका आ गया, यूनिट डिजिट ऑफ 2 की पावर 160 इज 6। 2 की पावर 160 की जो यूनिट डिजिट है वो आपकी 6 होगी, यही आपका आंसर है। अब यहाँ पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक कंटेनर है, उसमें आपको 5 बोतल आपकी उस कंटेनर में आ जाती हैं, और यहाँ पर कह रहे हैं कि हर दिन एक नया कंटेनर आता है। तो हर दिन नया कंटेनर आएगा और हर कंटेनर में 5 बोतल हैं। तो यदि 2 दिन हो जाएंगे तो 2 कंटेनर होंगे, 2 कंटेनर में कितनी बोतल होंगी, 10। 3 दिन होंगे तो 3 कंटेनर होंगे, और 3 कंटेनर में कितनी बोतल होंगी, 15, क्योंकि हर एक कंटेनर में 5 बोतल हैं। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि यदि आपके पास 40 डेज़ हों तो आपके पास कितनी बोतल आपको वहाँ पर मिलेंगी। तो एक दिन में यदि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक दिन में एक कंटेनर आ रहा है, और नंबर ऑफ़ बॉटल्स इन अ कंटेनर, एक कंटेनर में कितनी बॉटल हैं, 5, और एवरी डे अ न्यू कंटेनर इज ब्रॉट इन। इसके बाद यहाँ पर आपको नंबर ऑफ़ डेज़ दिए गए हैं 40, तो 40 डेज़ हैं तो नंबर ऑफ़ कंटेनर कितने होंगे, 40, क्योंकि हर एक दिन में एक कंटेनर है। तो टोटल नंबर ऑफ़ बॉटल कितनी हो जाएंगी, 40 × 5, क्योंकि एक दिन में 5, तो 2 दिन में कितना होगा, 2 × 5, 3 दिन में 3 × 5। अब 40 डे है तो 40 × 5 हो जाएगा आपका 200, और यही आपका आंसर है कि जो नंबर ऑफ़ बॉटल होंगी वो हमारी 200 होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपको कुछ नंबर दिए गए हैं और आपको इनको कैसे लिखना है, प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर पावर्स इन 3 डिफरेंट वेज, द पावर्स कैन बी एनी इंटीजर्स। और आपको यहाँ पर क्या करना है, इनको प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर पावर्स के फॉर्म में आपको इनको लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले इनके आप प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 64 के प्राइम फैक्टर होते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2। तो 2 यहाँ पर 6 बार है तो 2 की पावर 6 हो जाएगा, और उसकी पावर यहाँ पर 3 है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, पावर के ऊपर यहाँ पावर है तो 6 × 3 हो जाएगा 18, 2 की पावर 18। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 की पावर 18 है, तो इसको आपको 3 डिफरेंट वेज में लिखना है, 3 अलग अलग तरीके से आपको इसमें लिखना है। तो हम क्या करेंगे, हमको पता है कि जब भी किसी की पावर इस प्रकार से दी हो 2 की पावर 18, तो इसको हम अलग अलग पार्ट में भी तोड़ सकते हैं। जैसे ये 18 है तो इसको 2 की पावर 10 प्लस 2 की पावर 10 × 2 की पावर 8 भी लिख सकते हैं। ये 2 की पावर 10 × 2 की पावर 8, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर प्लस हो जाती है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर आपको 18 ही मिलेगा। इसी प्रकार से 2 की पावर 11 × 2 की पावर 7 भी लिख सकते हैं। इनटू के बाद क्योंकि पावर प्लस हो जाती है तो ये भी आपको 18 ही मिलेगा। यहाँ पर भी 2 की पावर 12 × 2 की पावर 6 भी लिख सकते हैं। इनटू में पावर प्लस होती है तो 12 + 6 ये भी आपका 18 हो जाएगा। इस प्रकार से 18 को आप कोई भी ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं जहाँ पर आपको ऐड करने के बाद आपको 18 मिल रहा हो, और उसको आप ऐसे मल्टीप्लाई में अलग अलग करके ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर पावर्स। ये 2 या 2 से ज़्यादा पावर के बीच में प्रोडक्ट का साइन है, तो ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर पावर्स। और ये 3 अलग अलग तरीके से आपने इसको लिख दिया, और भी अलग अलग तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। यही आपका आंसर है। अब हम लिखते हैं 192 की पावर 8। तो 192 के फैक्टर निकालेंगे तो आपको ये मिलेगा 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3 की पावर 3। तो 2 की पावर कितना है यहाँ पर 6, 2 की पावर 6 लिख लिया × 3 की पावर 3 होल टू द पावर 8। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी एक पावर होती थी तो उसका हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते थे। अब यहाँ पर आपको 2 नंबर हैं ब्रैकेट के अंदर, 2 की पावर 6 और यहाँ पर 3 की पावर कुछ नहीं है तो 1 है वो।
तो अब क्या होता है 6 × 8 हो जाता है यहाँ पर 48 और 3 की पावर 1 है तो 1 × 8 करेंगे तो 3 की पावर 8 हो जाता है। तो ये जो पावर है अंदर जितने भी नंबर होते हैं हर एक नंबर के यहाँ ऊपर यहाँ पर लग जाती है और पहले से कोई पावर है तो उसमें उसका मल्टीप्लाई हो जाता है। इसको भी अब हम अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर 2 की पावर 48 है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 40 और इंटू 2 की पावर 8, 40 + 8 हो जाएगा 48। इसी प्रकार से 3 की पावर 8 यहाँ पर पहले से दिया है। 48 को हम ये भी लिख सकते हैं 2 की पावर 24 इंटू 2 की पावर 24। बस जो भी आपको पावर दी है उसको इस प्रकार से अलग अलग पार्ट में ऐसा करके आप लिख सकते हैं। इसको और भी तरीके से लिख सकते हैं, तो आपको 3 तरीके पूछे गए हैं तो 3 तरीके से हमने यहाँ पर लिख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको लिखा है 32 की पावर -5। 32 के फैक्टर निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा 2 की पावर 5, इसकी भी पावर -5 है। तो इसमें आप 5 - 5 नहीं करेंगे क्योंकि पावर के ऊपर पावर है, यहाँ पर ब्रैकेट दिया है तो ये आपका यहाँ हमेशा मल्टीप्लाई होता है। तो 5 × -5 करेंगे तो आपको मिलेगा -25। यहाँ पर भी हम -25 को कैसे लिख सकते हैं, -10 -15 कितना होता है -25। तो 2 की पावर -10 इंटू 2 की पावर -15 लिख सकते हैं और 2 की पावर -11 इंटू 2 की पावर -14 भी लिख सकते हैं। -11 -14 कितना हो जाएगा -25। यहाँ पर भी आप 2 की पावर -12 इंटू 2 की पावर -13 भी लिख सकते हैं। -12 -13 कितना हो जाएगा -25, क्योंकि बीच में इंटू हो तो बेस एक सा हो तो पावर प्लस हो जाती है। यही आपका इसका आंसर है। 4th क्वेश्चन में आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू है, मतलब हमेशा सही होते हैं। वो कुछ स्टेटमेंट होते हैं जो कुछ कंडीशंस में ट्रू होते हैं तो ओनली समटाइम्स ट्रू, और कुछ स्टेटमेंट होते हैं जो कभी भी सही नहीं होते हैं तो वो नेवर ट्रू। उसमें आपको लिखना है और उनका कुछ रीजनिंग भी वहाँ पर लिखना है। रीजनिंग मतलब कुछ कारण भी आपको वहाँ पर आपको देना है। तो ये 5 क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिए गए हैं, एक एक क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपसे कहा गया है कि क्यूब नंबर्स आर आल्सो स्क्वायर नंबर, की जो भी क्यूब नंबर होते हैं क्या वो हमेशा स्क्वायर नंबर भी होते हैं। तो आप ऐसे बहुत से क्यूब नंबर को जानते हैं जो आपके स्क्वायर नंबर नहीं होते हैं। जैसे 8 आपका 2 का क्यूब होता है, 2 का क्यूब = 8 होता है, लेकिन 8 आपका स्क्वायर नंबर नहीं है। किसी भी नंबर को आपको उसी में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 कभी भी नहीं आता है। तो ये कभी कभी ये चीज़ सही होती है, तो इसको हमने लिख दिया कि ओनली समटाइम्स ट्रू। यहाँ पर हमने इसका रीजनिंग लिखा कि जैसे 64 है, 64 को आप लिख सकते हैं 8 की पावर 2, जिसको भी आप पावर 2 में लिख सकते हैं वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। तो 64 आपका एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और इसको 64 को आप 4 की पावर 3 भी लिख सकते हैं। और किसी नंबर को यदि आप पावर 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं तो वो आपका परफेक्ट क्यूब नंबर होता है। तो इसको पावर 2 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, पावर 3 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसलिए ये आपका परफेक्ट स्क्वायर भी है और परफेक्ट क्यूब भी है। तो यहाँ पर तो ये सही है, लेकिन यदि आप 8 को देखेंगे तो 8 को आप पावर 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं। 2 की पावर 3 होता है 8, तो ये आपका एक परफेक्ट क्यूब नंबर तो है, लेकिन आप इसको किसी भी नंबर की पावर 2 के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 4 की पावर 2 लिखेंगे तो वो आपका 16 होता है। 4 × 4 16। तो यहाँ पर इसलिए इसको लिख दिया हमने ओनली समटाइम्स ट्रू, और यहाँ पर ये इसका रीजन भी लिख दिया है। सेकंड क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि 4th पावर्स आर आल्सो स्क्वायर नंबर, की 4th पावर किसी भी नंबर की आप लेते हैं तो वो आपका एक स्क्वायर नंबर भी होता है। तो ये हमेशा सही है। इसका कारण क्या है, जैसे कोई भी नंबर आप ले लें, यहाँ पर हमने n ले लिया, इसकी जगह आप कोई भी नंबर लेंगे उसकी पावर 4 लिखेंगे, तो 4 को आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 2, और यहाँ पर भी 2 की पावर 2 के फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं पावर 4 को। तो ऊपर यदि 2 की पावर आ गई तो हम कह देते हैं वो नंबर आपका स्क्वायर नंबर है। तो इसलिए हम कह सकते हैं किसी की भी पावर 4 है तो उसको कहीं ना कहीं हम पावर 2 के फॉर्म में भी लिख पाएंगे। तो देयरफॉर 4th पावर ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज अ ट्रू। n की पावर 4 इक्वल हम लिख सकते हैं n स्क्वायर, उसकी पावर 2। देयरफॉर 4th पावर ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज अ स्क्वायर नंबर। थर्ड क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि 5th पावर ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय द क्यूब ऑफ दैट नंबर, कि किसी भी नंबर की आप 5th पावर यदि लें तो उसको आप उस नंबर के
क्यूब से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हमेशा आपका सही है, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर आपने 5 ली, जैसे n की पावर 5 है, तो इसको हम n की पावर 3 इंटू n की पावर 2 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि इंटू में पावर प्लस हो जाती हैं, तो n की पावर यहाँ पर 5 आ जाएगा, और n की पावर 5 को यदि आप n की पावर 3 इंटू n की पावर 2 लिख सकते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये नंबर आपका n की पावर 3 से भी डिविजिबल है और n की पावर 2 से भी डिविजिबल है, क्योंकि ये आपके इसके फैक्टर के रूप में ये काम करेंगे, और कोई भी नंबर उसके जितने भी फैक्टर होते हैं उन सभी नंबर से डिविजिबल होता है, तो इसलिए ये भी आपका n की पावर 3 से डिविजिबल होगा। Therefore the fifth power of a number is divisible by the cube of that number। फोर्थ क्वेश्चन में आप देख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू क्यूब नंबर्स इज अ क्यूब नंबर। वो कह रहे हैं दो क्यूब नंबर्स का यदि आप मल्टीप्लाई करते हैं तो भी आपको हमेशा क्यूब नंबर मिलेगा। ये भी हमेशा सही है। इनको हम इस प्रकार से करके देख लेते हैं। एक नंबर लिया a, इसकी पावर 3, दूसरा नंबर लिया b, इसकी पावर 3। ये दो नंबर के क्यूब हो गए, और इनका यदि आप प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो कह रहे हैं आपको वहाँ पर एक क्यूब नंबर मिलता है। तो हम जानते हैं कि यदि दो नंबर के ऊपर यदि पावर एक सी है, जैसे यहाँ भी पावर 3 है, यहाँ भी पावर 3 है, तो नंबर का मल्टीप्लाई हो जाता है। नंबर का मल्टीप्लाई हुआ तो a इंटू बी हो गया ab, और इसकी पावर 3। द प्रोडक्ट ऑफ टू क्यूब नंबर्स इज अ क्यूब नंबर। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि दो जो भी क्यूब नंबर हैं उनका यदि आप प्रोडक्ट करते हैं और उनकी पावर यदि यहाँ पर क्यूब है, दो नंबर के क्यूब का मल्टीप्लाई करते हैं, तो उन दो नंबर का प्रोडक्ट करने के बाद जो आप पावर 3 लिखेंगे तो वो आपको बराबर मिलता है। तो हम कह सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ टू क्यूब नंबर्स इज अ क्यूब नंबर। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको दिया गया है क्यू की पावर 46 जो दी है आपको, वो कह रहे हैं कि ये फोर्थ पावर और सिक्स्थ पावर के फॉर्म में भी इसको आप लिख सकते हैं, और क्यू यहाँ पर प्राइम नंबर है। क्यू प्राइम नंबर है, मतलब प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके जब आप फैक्टर निकालते हैं तो उनके फैक्टर या तो वो खुद ही होता है या केवल 1 होता है, तो वो नंबर किसी भी और किसी नंबर से कभी भी डिवाइड नहीं होता है। ऐसे नंबर आपके प्राइम नंबर कहलाते हैं। तो जब भी आपसे पूछें कि आपको कोई पावर दी हो और आपसे पूछें कि ये फोर्थ पावर या सिक्स्थ पावर के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं क्या, तो बस आपको पावर को इन नंबर से डिवाइड करके देखना होता है। 46 को 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा कैंसिल नहीं होता है, 2 आपका रिमाइंडर आ जाता है। इसी प्रकार से 6 से आप 46 को डिवाइड करके देखेंगे तो ये भी आपका पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता है, यहाँ पर भी आपका रिमाइंडर बच जाता है। तो हम क्या कह सकते हैं, यदि पूरे पूरे डिवाइड हो जाते तो हम कहते हैं इनको 4 की पावर या 6 की पावर के फॉर्म में आप लिख सकते हैं। तो ये आपका कभी भी ट्रू नहीं होगा, क्योंकि आपका इनमें रिमाइंडर बच रहा है। यहाँ पर यही लिखा है कि क्यू की पावर 46 को फोर्थ पावर के फॉर्म में लिखने के लिए ये आपका 4 से डिविजिबल होना चाहिए था 46, और जब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर आपको 2 मिल रहा है। इसी प्रकार से 6 की पावर के फॉर्म में लिखने के लिए 6 से डिविजिबल होना था आपका, लेकिन यहाँ पर भी रिमाइंडर 4 आ रहा है। तो इस कारण हम कह सकते हैं कि ये ना तो फोर्थ पावर और ना ही सिक्स्थ पावर के फॉर्म में इनको हम लिख सकते हैं क्यू की पावर 46 को। अब यहाँ पर आपको फिफ्थ क्वेश्चन दिया गया है, आपको सिंप्लीफाई करना है और इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। इसके लिए आपको कुछ फॉर्मूले भी याद होने चाहिए। सभी क्वेश्चन को हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यदि आपको बेस एक सा दिखे, बेस मतलब ये जो नीचे वाला नंबर है 10, बेस एक समान हो और पावर अलग अलग हो, जैसे पावर यहाँ -2 है, यहाँ -5 है, तो पावर अलग अलग है। बेस एक समान हो, पावर अलग अलग हो, तो बस आपको बेस को एक बार लिख देना है और पावर को आपस में प्लस कर देना होता है। बेस को एक बार लिखा तो ये हो गया आपका 10 की पावर -2 प्लस -5, ये आपने पावर प्लस कर दी। अब ब्रैकेट के बाहर प्लस है, अंदर माइनस है, तो यहाँ माइनस हो जाता है प्लस माइनस मिलकर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 10 की पावर -2 -5, 10 की पावर ये हो जाएगा आपका -7, क्योंकि -2 -5 इक्वल होता है -7। और ये आपको फॉर्मूला भी याद रखना है, बेस एक समान हो, a की पावर m इंटू a की पावर n इक्वल होता है a की पावर m प्लस n। बेस एक समान है तो बेस एक बार लिख दिया और ये पावर आपने प्लस कर दी, यही इसका आंसर है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बेस एक समान है और पावर अलग अलग है, और यहाँ पर आपका डिवाइड का साइन है।
जब मल्टीप्लाई का साइन हो तो पावर प्लस करनी है, डिवाइड का साइन हो तो पावर माइनस करनी है। तो 5 की पावर यहाँ पर हो जाएगा 7 - 4, 7 - 4 हुआ, तो 5 की पावर 7 - 4 किया तो ये आ गया आपका 3। ये फॉर्मूला लिख दिया। a की पावर m डिवाइड कर रहे हैं a की पावर n से, तो बेस एक बार है तो a लिख दिया और पावर आपने माइनस कर दी -n, 5 की पावर 3, ये आपका आंसर है। यहाँ पर 9 की पावर -7, इसको डिवाइड कर रहे हैं 9 की पावर 4 से, तो यहाँ पर क्या हो सकता है आपका 9 की पावर -7 डिवाइड 9 की पावर 4, बेस एक समान है, पावर अलग अलग है तो पावर माइनस होगी, तो -7 - 4 दोनों माइनस के हैं तो पावर आपस में प्लस हो जाती हैं, साइन माइनस का आता है, तो 9 की पावर हो गया -11। यही आपका आंसर है। फॉर्मूला आपका ये वाला फॉर्मूला था, यही फॉर्मूला यहाँ पर भी लगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे, यहाँ पर आपको पावर के ऊपर पावर दिख रही है तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है। 13 की पावर हो जाएगा यहाँ पर -2 × -3, -2 × -3 होता है आपका प्लस का 6, 13 की पावर 6 आपका आंसर आ जाएगा, 13 की पावर 6। जब भी आपको पावर के ऊपर पावर दिखे तो आपको मल्टीप्लाई करना है, और दो माइनस के नंबर का आपका मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा आपको प्लस का नंबर मिलता है, इसलिए यहाँ पर प्लस का 6 आया। यही आपका आंसर है। फिफ्थ क्वेश्चन में आप देख रहे हैं m की पावर 5 है, n की पावर 12 है, यहाँ पर ब्रैकेट में mn की पावर 9 है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले पूरे ब्रैकेट के ऊपर 9 पावर है तो ये दोनों में लग जाएगी, यहाँ पर m की पावर भी 9 हो जाएगा और n की पावर भी 9 हो जाएगा यहाँ पर। अब बेस एक समान देखेंगे तो m की पावर 5 है और यहाँ m की पावर 9 है, तो बेस एक समान है तो m की पावर हो जाएगा 5 + 9, 5 + 9 कितना हो जाएगा यहाँ पर 14, तो m की पावर मिल जाएगा 14। इसी प्रकार से यहाँ पे n की पावर 12 है, यहाँ n की पावर 9 है, तो n की पावर 12 और n की पावर 9 है तो बेस एक समान हुआ, तो n और 12 + 9 हो जाएगा हमारा 21, तो यही आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर m की पावर 14 × n की पावर 21। इससे आपका ये आया, यही आपका आंसर है। ये मैंने आपके फॉर्मूले भी यहाँ पर लिख दिए हैं। इस प्रकार से आप ऐसे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया गया है कि यदि 12² = 144 है तो आपको इनकी वैल्यू को यहाँ पर निकालना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 12² = 144 होता है, तो इसका यूज करके आप जब इनके आंसर निकालेंगे तो कहीं ना कहीं आपका 12² आना चाहिए। तो आपको बस यहाँ पर ये कोशिश करना है कि इनमें से आप 12 किस प्रकार से लेकर आएँ और उसका स्क्वायर आए, तो आप उसकी जगह ये वैल्यू रख दें 144। तो इसको हम इस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे 1.2 का स्क्वायर। तो 1.2 का स्क्वायर कैसे करेंगे आप, सबसे पहले ये जो आपको पॉइंट दिया गया है डेसिमल पॉइंट, इसको आप सॉल्व करेंगे। तो पॉइंट जब अलग होता है तो पॉइंट की जगह यहाँ पर आ जाता है नीचे डिवाइड में 1, और पॉइंट के बाद जितने नंबर हैं उतने 0 लगा देते हैं। तो ये हो गया आपका 12/10, इसकी पावर 2 है तो इसकी भी पावर 2 होगा। अब ब्रैकेट के बाहर यदि इस प्रकार से नंबर दिए गए हैं और आपको कोई पावर दी है तो ये इन दोनों नंबर के ऊपर ये पावर यहाँ पर लग जाती है। तो हम इसको कह सकते हैं ये 12 का स्क्वायर हो गया अपॉन में 10 का स्क्वायर हो गया। 12 का स्क्वायर आपको यहाँ पर दिया गया है 144 और नीचे 10 स्क्वायर है तो ये होता है आपका 100। और यहाँ पर आप देख रहे हैं नीचे यहाँ पर 2 0 दिए गए हैं, तो 2 0 हैं, इनको जब हम डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे 2 नंबर के यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1.44। यदि 3 0 होते तो 3 नंबर के पहले यहाँ पर पॉइंट आपका लग जाता, तो ये आपका आ गया 1.44, यही आपका इसका आंसर है। अब यहाँ पे सेकंड वाले को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर पॉइंट की जगह हो गया 1, पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं तो 2 0 यहाँ पर आ गए, और ये होल स्क्वायर है तो दोनों में आपका स्क्वायर लग जाएगा 12² अपॉन 100²। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 12² हो गया 144, नीचे 100² है तो ये 2 0 हैं, जब स्क्वायर करेंगे तो ये 4 0 हो जाते हैं। इसको आप सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 4 0 हैं। अब पॉइंट कितने नंबर पहले लगेगा, 4 नंबर पहले। अब यहाँ पर तो 3 ही नंबर हैं। जब इस प्रकार की कंडीशन हो कि यहाँ नीचे 4 0 हैं और ऊपर 3 ही नंबर हैं,
तो इसके पहले एक जीरो लगा देते हैं और उसके पहले पॉइंट लगाते हैं। इस प्रकार से ये 3 नंबर और एक यहाँ पर नंबर कम था तो एक जीरो लगा दिया, उसके पहले लगेगा पॉइंट। तो ये हो गया हमारा 4 नंबर के पहले यहाँ पर डेसिमल पॉइंट। यही आपका आंसर है। थर्ड क्वेश्चन में आप देखेंगे यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 नंबर हैं तो डिवाइड में हो जाएगा यहाँ पर 1000, 3 जीरो यहाँ पर भी आ गए। होल स्क्वायर है तो दोनों में आपका स्क्वायर लग जाएगा, 12 स्क्वायर अपॉन 1000 स्क्वायर। 12 स्क्वायर हो गया 144 और 3 जीरो के ऊपर 2 पावर है तो यहाँ पे 3 जीरो 2 बार आ गए, मतलब ये हो गए आपके 6 जीरो। अब 6 नंबर पहले आपका पॉइंट लगेगा तो 3 नंबर तो ये हैं, 3 जीरो और हैं, उसके पहले पॉइंट जाएगा। ये हो गया आपके टोटल 6 नंबर के पहले डेसिमल पॉइंट। यही आपका आंसर है। अब यहाँ पर आपको दिया है 120 स्क्वायर, तो 120 को आप कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 12 × 10, क्योंकि 12 आपको लेकर आना है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में दिया गया है 12 स्क्वायर इक्वल 144। तो इसका यूज करके हमको इनको सॉल्व करना है। नहीं तो आप डायरेक्ट भी 120 स्क्वायर है तो 120 × 120 करके भी आप आंसर ला सकते थे। तो अब 2 नंबर के ऊपर पावर 2 है तो दोनों में ये पावर लग जाएगी, 12 स्क्वायर × 10 स्क्वायर। 12 स्क्वायर है 144 × 10 स्क्वायर है 100। सॉल्व किया तो ये आपका मिल गया 14,400। यही आपका आंसर है। बस इस प्रकार से आपको इनको सॉल्व करना है। अब हम बात करते हैं 7th क्वेश्चन की। तो इसमें आपको जो 1 से नंबर दिख रहे हैं उनको आपको सर्किल करना है। जैसे इसको आप सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। फिर जो आपको 1 से नंबर दिखेंगे तो उनको आपको वहाँ पर एक सर्किल लगा देना है या उनको अलग से आंसर के रूप में आपको लिख देना है। तो इनको हम ABCD नाम दे देते हैं यहाँ पर कि ये आपका A वाला क्वेश्चन है। तो इनको आप सॉल्व कैसे करेंगे? जो भी आपको यहाँ बेस में दिए गए हों इनके आप फैक्टर निकालते जाइए। तो 2 तो आप जानते हैं प्राइम नंबर है, इसके और फैक्टर नहीं होंगे। 3 भी आपका प्राइम नंबर है, इसके भी और फैक्टर नहीं होंगे। तो इसका आंसर तो यही होगा। अब B वाला आप देखेंगे, B को आप सॉल्व करेंगे। 6 इसके फैक्टर हो सकते हैं, 2 × 3 6 होता है, तो 6 को लिख दिया 2 × 3 की पावर यहाँ पर 4 है, तो ये पावर दोनों में लग जाएगी, 2 की पावर 4 × 3 की पावर 4। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इन दोनों में बेस एक सा है 3 और पावर अलग अलग है 4 और 2, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर प्लस हो जाएगी, 4 + 2 हो जाएगी 6, तो 2 की पावर 4 × 3 की पावर 6 है। ये आपका सेकंड वाले का आंसर है। सॉल्व करने के बाद थर्ड को सॉल्व करेंगे, 6 की पावर 10 है, 6 के फैक्टर निकाले, 2 × 3 पावर में 10, 2 की पावर 10, 3 की पावर 10, तो आपको यहाँ पर ये इसका आंसर हुआ C का। T को सॉल्व करेंगे, 18 के फैक्टर निकालेंगे और 6 के भी फैक्टर निकालेंगे। 18 के फैक्टर निकाले, 2 × 3 × 3, 6 के फैक्टर निकाले यहाँ पे 2 × 3, इसके पावर में 2 है तो 2, इसके पावर में 2 है तो 2, पावर सभी में डिस्ट्रीब्यूट कर दी, तीनों में पावर 2 लग गई, इन दोनों में भी पावर 2 लग गई यहाँ पे। अब बेस 1 से देखेंगे, 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर यहाँ पर बेस एक सा है, पावर अलग अलग है तो पावर प्लस हो गई, तो पावर 4 हो गई। 3 3 3 तीन जगह बेस एक सा है तो बेस एक सा है तो 3, पावर यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 + 2 + 2 = 6 हो गई पावर। इसी प्रकार से ये ई वाला जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें भी फैक्टर निकाले 6 के, 2 × 3 की पावर 24, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो ये आ गया। अब इनमें हम देख लेंगे 2 की पावर 4 × 3 की पावर 6, यहाँ पर भी 2 की पावर 4 × 3 की पावर 6 है, यहाँ पर अलग है, यहाँ पर भी 2 की पावर 4 3 की पावर 6 है और यहाँ पर अलग है ये। तो ये और ये 3 नंबर में आप देख रहे हैं कि 1 से नंबर हमको मिले, तो हम कह सकते हैं कि ये 2 की पावर 4 × 3 की पावर 6 है और ये 6 की पावर 4 × 3 की पावर 2, और ये आपका डी वाला, इसको सॉल्व किया तब भी हमें मिला 2 की पावर 4 × 3 की पावर 6, तो 18 स्क्वायर × 6 स्क्वायर। ये तीनों हमारे यहाँ पर सेम है, यही हमारा आंसर है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए गए हैं और इन तीनों क्वेश्चन में आपको बताना है कि ये जो 2 नंबर आपको दिए गए हैं हर एक क्वेश्चन में, उनमें से कौन सा नंबर बड़ा है।
तो यहाँ पर आप एक चीज़ देखेंगे कि जैसे यहाँ पर 4 की पावर 3 है तो यहाँ पर 3 की पावर 4 है, यहाँ पे 2 की पावर 8 है तो यहाँ पर 8 की पावर 2 है, और यहाँ पर 100 की पावर 2 है तो यहाँ पर 2 की पावर 100 है। तो ये जो दो नंबर आप देख रहे हैं, ये दो नंबर आपको दोनों में एक समान दिख रहे हैं। तो जब भी आपके पास इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको देखना है कि इसमें पावर कौन सी बड़ी है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं पावर 4 यहाँ पर बड़ी है, तो हम कहेंगे कि जो 3 की पावर 4 है ये हमारा बड़ा होगा 4 की पावर 3 से। और ये साइन भी आप इसके बारे में आपको पता होगा कि जिस साइड ये पॉइंट होता है उस तरफ का नंबर छोटा होता है और इस तरफ का नंबर बड़ा होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो 3 की पावर 4 है वो आपका बड़ा है 4 की पावर 3 से। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 2 की पावर 8 है, यहाँ 8 की पावर 2 है, तो इस पे भी आप देख रहे हैं पावर यहाँ पर बड़ी है 2 की पावर 8, तो ये वाला नंबर आपका बड़ा होगा। 2 की पावर 8 बड़ा है 8 की पावर 2 से। इसी प्रकार से यहाँ पर 100 की पावर 2 है और 2 की पावर 100 है, तो इसमें ये जो बड़ी पावर आपको दिख रही है 2 की पावर 100, तो ये आपका बड़ा होगा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है कि जो 2 की पावर 100 है ये आपका बड़ा है 100 की पावर 2 से। इस प्रकार से आपको इनके आंसर देना है, पर आपको यहाँ पर देखना है कि ये नंबर इस प्रकार से एक से होने चाहिए। जैसे 4 की पावर 3 है तो 3 की पावर 4 है, 2 की पावर 8 है तो 8 की पावर 2 है, 100 की पावर 2 है तो 2 की पावर 100 है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, एक डेयरी है और वो क्या कर रही है, यहाँ पर 8.5 बिलियन पैकेट्स ऑफ मिल्क यहाँ पर प्रोड्यूस कर रही है एक साल में, और अब वो हर एक पैकेट के लिए एक यूनिक आईडी देना चाहते हैं। हर एक पैकेट के लिए एक यूनिक आईडी उनको देना है, और यदि वो कह रहे हैं कि जो उसमें डिजिट यूज करेंगे वो यदि 0 से लेके 9 तक डिजिट है उसमें वो यूज कर सकते हैं। तो आपको बताना है कि हाउ मैनी डिजिट्स शुड द कोड कंसिस्ट ऑफ। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं टोटल पैकेट आपको कितने दिए गए हैं, 8.5 बिलियन, और 8.5 बिलियन को हम कैसे लिख सकते हैं, 8.5 इंटू 10 की पावर 9, और आपको डिजिट यहाँ पर दी गई हैं 0 से लेके 9 तक, जिनको आपको यूज करना है हर एक पैकेट को एक यूनिक आईडी कोड प्रोवाइड करने के लिए। तो आपको पता है कि जैसे यदि हम 10 की पावर 1 लें तो 10 की पावर 1 में कितने नंबर आएंगे, 10 की पावर 1 मतलब 10, और तो उसमें कितनी डिजिट आप यूज कर सकते हैं 10 की पावर 1 में, तो टोटल आपके पास वहाँ पर 10 नंबर आपको मिल जाते हैं। इसी प्रकार से यदि आप 10 की पावर 2 करते हैं तो उसमें कहाँ तक नंबर आएंगे आपके पास, 10 की पावर 2 मतलब 100, तो आपके पास 100 नंबर तक आपको वहाँ पर मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इफ़ कोड लेंथ इज n देन नंबर ऑफ पॉसिबल कोड्स इक्वल 10 की पावर n, क्योंकि जब भी आप 10 की पावर करेंगे तो 10 की पावर 1 करेंगे तो आपके पास 10 नंबर होंगे, और यदि 10 की पावर 2 करेंगे तो आपके पास वहाँ पर 100 नंबर होंगे, और इसी प्रकार से आगे भी आप इस प्रकार से कर सकते हैं इनको। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यदि हम यहाँ पर n लेंथ ले रहे हैं, n लेंथ मतलब जो कोड है आपका वो यदि हम n डिजिट का लेंगे यहाँ पर, तो आपका क्या होगा, यहाँ पर 10 की पावर n ग्रेटर देन इक्वल टू 8.5 इंटू 10 की पावर 9। यहाँ पर आपको बताया गया है कि यदि हम 10 की पावर n लेते हैं तो यहाँ पर जो 10 की पावर n है इसकी वैल्यू इससे बड़ी होनी चाहिए, किससे, 8.5 इंटू 10 की पावर 9 से, या तो बड़ी हो या फिर बराबर हो, तभी तो आप हर एक पैकेट को कोई एक नंबर वहाँ पर असाइन कर पाएंगे। तो यहाँ पर यही चीज़ बताई गई है कि जो 10 की पावर n है वो आपका बड़ा होना चाहिए 8.5 इंटू 10 की पावर 9 से, या फिर बराबर होना चाहिए। तो यदि हम यहाँ पर n इक्वल 9 रखते हैं, n इक्वल 9 रखेंगे तो हमको कितने डिजिट वहाँ पर मिलेंगे, कौन सा नंबर हमको मिलेगा,
तो हमको मिलेगा वहाँ पर 10 की पावर 9। 10 की पावर 9 में आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको यहाँ पे 9 जीरो यहाँ पर मिलेंगे। और ये वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू आपकी 8.5 बिलियन से छोटी है। तो यदि आप n की वैल्यू 9 रखते हैं तो आपको वहाँ पर उतने ज़्यादा कोड नहीं मिल पाएंगे कि आप हर एक पैकेट को एक नंबर असाइन कर सकें, क्योंकि 8.5 बिलियन यहाँ पर बड़ा है और 10 की पावर 9 यहाँ पर छोटा है। तो जब हम n की वैल्यू यहाँ पर 10 रखेंगे तब हमको मिलेगा 10 की पावर 10, और ये जो नंबर है आपका, ये आपका 8.5 बिलियन से बड़ा है। तो इसलिए हम यहाँ पर 10 डिजिट का यूज यहाँ पर हम कर सकते हैं। और यदि हम 10 डिजिट का यूज करेंगे तब हम यहाँ पर 8.5 बिलियन जो पैकेट हैं उन हर एक पैकेट को हम एक कोड असाइन कर पाएंगे, क्योंकि यदि हम 10 की पावर 9 यूज करेंगे तो हम हर एक पैकेट को कोई कोड असाइन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसकी वैल्यू 8.5 बिलियन से छोटी है। तो इसका आंसर क्या आएगा यहाँ पर 10 डिजिट। इसके बाद 10th क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिया गया है कि जो 64 है वो आपका एक स्क्वायर नंबर है और एक क्यूब नंबर भी है, क्योंकि 8 का स्क्वायर होता है 64 और 4 का क्यूब होता है 64। तो ये स्क्वायर नंबर और क्यूब नंबर दोनों हैं। और आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि इस प्रकार के और भी कोई नंबर हैं जिनको आप स्क्वायर नंबर और क्यूब नंबर दोनों कह सकते हैं, और इसके अलावा कोई एक तरीका है कि जिससे आप पहचान सकते हैं कि कोई नंबर स्क्वायर नंबर और क्यूब नंबर दोनों हैं। तो ये सभी क्वेश्चन के आंसर आपको इस क्वेश्चन में देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमने लिख दिया कि ऐसे और भी नंबर हैं जिनको हम स्क्वायर नंबर और क्यूब नंबर दोनों कह सकते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या हैं, जैसे 1 है, 1 आपका स्क्वायर नंबर भी है क्यूब नंबर भी है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है और 1 का क्यूब भी 1 होता है। इसी प्रकार से 729 है, इसको आप 27 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो ये आपका स्क्वायर नंबर भी हो गया, और इसको 9 की पावर 3 भी लिख सकते हैं, इसलिए ये आपका क्यूब नंबर भी हो गया। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि कोई ऐसा तरीका बताइए जिससे आप पहचान सकते हैं कि कोई नंबर स्क्वायर नंबर है या क्यूब नंबर है। तो इसमें क्या है कि नंबर्स दैट इज बोथ अ परफेक्ट स्क्वायर एंड अ परफेक्ट क्यूब कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म n की पावर 6। तो कोई भी नंबर जिसको आप n की पावर 6 के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे 1 की पावर 6 1 आया, तो 1 आपका स्क्वायर नंबर और क्यूब नंबर दोनों है। 2 की पावर 6 करेंगे तो आपका 64 आता है, तो 64 भी आपका स्क्वायर नंबर और क्यूब नंबर दोनों है। 3 की पावर 6 करेंगे तो 729 आया, ये भी आपका स्क्वायर नंबर और क्यूब नंबर दोनों है। इसी प्रकार से आगे भी आप लिखेंगे 4 की पावर 6, 5 की पावर 6, और सॉल्व करने में जो आपको नंबर आएगा वो हमेशा आपका स्क्वायर नंबर और क्यूब नंबर दोनों रहेगा। तो जो भी आपके नंबर होते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब दोनों होते हैं, उनको आप n की पावर 6 से आसानी से पता कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं 11 क्वेश्चन की। तो यहाँ पर एक डिजिटल लॉकर है और इसमें क्या है, आपको जो पास कोड है वो आपका अल्फ़ा न्यूमेरिक है। अल्फ़ा न्यूमेरिक मतलब उसमें आप अल्फ़ाबेट भी यूज कर सकते हैं और नंबर भी यूज कर सकते हैं। डिजिट्स और लेटर्स उसमें दोनों आप यूज कर सकते हैं, और लेंथ उसकी 5 डिजिट की है। तो उसकी लेंथ 5 है, तो उसमें आपके डिजिट और लेटर दोनों आ जाएंगे 5 में। तो यहाँ पर जैसे कुछ आपको एग्जाम्पल भी दिए गए हैं कि इस प्रकार से उसका जो पास कोड है वो रहेगा। तो हाउ मैनी सच कोड्स आर पॉसिबल, तो यहाँ पर पूछा गया है कि ऐसे कितने कोड पॉसिबल हैं जो हम 5 लेंथ के वहाँ पर बना सकते हैं, जिनमें आपके ये डिजिट और लेटर दोनों होंगे। तो सबसे पहले नंबर ऑफ़ डिजिट आपको दिए गए हैं 10, यहाँ पर 0 से लेके 9 तक ये 10 डिजिट होते हैं, और नंबर ऑफ़ लेटर होते हैं 26, तो A to Z आपके ये लेटर हो गए हैं। तो टोटल आपके पास कितने कैरेक्टर हो गए हैं, टोटल नंबर ऑफ़ अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स आपके पास हो गए हैं 10 + 26, 10 आपकी डिजिट और 26 कैरेक्टर, तो ये हो गए आपके यहाँ पर 36। अब आपके पास लेंथ 5 का आपको पास कोड बनाना है, और उसमें कितने वहाँ पर पास कोड आप ऐसे बना सकते हैं इनका यूज करके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इसकी लेंथ है 5,
तो जो 5 कैरेक्टर रहेंगे, जो 5 लेंथ रहेगी, तो हर एक स्पेस पे वहाँ पे आप 36 कैरेक्टर में से कोई भी वहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि टोटल आपके पास यहाँ पे 36 कैरेक्टर आपके पास हैं, जिनमें डिजिट और लेटर दोनों है वहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा, हमने यहाँ पर लिखा कि हमारे पास जो 36 चॉइस हैं हर एक पोजीशन के लिए। तो जैसे ये 5 पोजीशन है, तो यहाँ पर भी 36 जाएंगे, यहाँ पर भी 36, यहाँ पर भी 36, यहाँ पर भी 36 और यहाँ पर भी 36, और सबका मल्टीप्लाई होगा। तो वहाँ पर हमको उसकी जो नंबर ऑफ पासकोड हैं वो यहाँ पर निकलेगा कि हर एक पोजीशन पे आप 36 इस प्रकार से लिख सकते हैं। और इस प्रकार से ये टोटल जो पासकोड आप बना सकते हैं वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। यही आपका आंसर है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि जो वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन है सीप की, वो आपको दी गई है यहाँ पे 10⁹ और जो गॉट की यहाँ पर पॉपुलेशन है वो भी इसी की तरह है, जितनी ये है उतनी ही ये भी है। तो ये भी आपकी 10⁹ यहाँ पर हो गई। तो टोटल पॉपुलेशन आपको निकालना है सीप एंड गोट की। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, तो पॉपुलेशन ऑफ सीप यहाँ पे 10⁹ है और पॉपुलेशन ऑफ गोट यहाँ पर ये भी आपका 10⁹ है। तो दोनों को प्लस करेंगे तो टोटल पॉपुलेशन आएगी 10⁹ प्लस 10⁹, और ये हो जाएगा आपका 2 × 10⁹। जैसे हम यहाँ पे x प्लस x कभी करते हैं तो हमें 2x मिलता है, उसी प्रकार से 10⁹ प्लस 10⁹ आप करेंगे तो आपको मिलेगा 2 × 10⁹, और यही आपका आंसर रहेगा। यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन दिए हैं, इनमें से आपको सिलेक्ट करना था। तो इसके ये 2 ऑप्शन हो सकते हैं, ये भी ऑप्शन हो सकता है, प्लस करने के बाद आपको ये नंबर मिलेगा और इसके ऊपर आपको ये यहाँ पर मिला था। तो ये दोनों ही आंसर इसके हो सकते हैं। और यदि कोई एक ही ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना हो तो ये ऑप्शन आप लगा सकते हैं, क्योंकि इनको प्लस करने के बाद हमको ये मिला है। तो अभी आप आंसर में ये दोनों लिखिए यहाँ पर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं कि इफ़ ईच पर्सन इन द वर्ल्ड हैड 30 पीसेस ऑफ क्लोथिंग, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पीसेस ऑफ क्लोथिंग। ये कह रहे हैं कि हर एक पर्सन के पास जो कपड़े हैं उसके 30 पीसेस हैं हर एक पर्सन के पास। तो टोटल नंबर ऑफ पीसेस आपको यहाँ पर निकालना है, पीसेस ऑफ क्लोथिंग आपको निकालना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कितने लोग हैं इस दुनिया में, तब तो आप ये निकालेंगे कि उनमें जो टोटल पीसेस ऑफ क्लोथ हैं उनको कितने वहाँ पर होंगे उनके पास। तो पॉपुलेशन इसकी हम यहाँ पर 8 × 10⁹ है, ये लगभग अप्रोक्सीमेट है। तो ये आपको याद भी रखना है, पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड। और हर पर्सन के पास यहाँ पर 30 क्लोथ हैं। तो जो 8 × 10⁹ पर्सन है उनके पास कितने क्लोथ होंगे, तो इन दोनों का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 30 × 8 × 10⁹, और यही आपका आंसर रहेगा 240 × 10⁹। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब इसको यदि हमको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको लिखना है तो जो एक यहाँ पर डिजिट है उसके बाद यहाँ पे हमें पॉइंट लगाना होता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, यदि कोई भी पॉइंट लगा ना हो यहाँ पर तो आप कैसे लगाते हैं उसको, जैसे यदि आपको यहाँ पर लगाना है तो आप देख रहे हैं इसके बाद यहाँ पर 2 नंबर हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे और यहाँ पर हम 2 प्लस कर देते हैं। जैसे 9 है तो 9 + 2 ये 11 हो जाता है। तो ये हो जाएगा आपका 2.4 × 10⁻11। टोटल नंबर ऑफ पीसेस ऑफ क्लोथिंग इक्वल होगा 2.4 × 10⁻11। इसी का सेकंड क्वेश्चन आप देखेंगे कि जो 100 मिलियन बी कॉलोनीज़ इन द वर्ल्ड, की पूरी दुनिया में ये जो मधुमक्खी होती हैं बी, तो उनके लगभग यहाँ पर 100 मिलियन कॉलोनीज़ उनकी हैं। फाइंड द नंबर ऑफ हनी बीस इफ़ ईच हैज़ अबाउट 50,000 बीस। अब वो कह रहे हैं कि जो हर एक कॉलोनीज़ है उसमें यहाँ पे 50,000 बीस वहाँ पर हैं। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर
आपको निकालना क्या है यहाँ पे, फाइंड द नंबर ऑफ हनी बीज इफ़ ईच हैज़ अबाउट 50,000 बीज, कि टोटल कितनी हनी बीज वहाँ पर हैं। तो नंबर ऑफ बी कॉलोनीज इन द वर्ल्ड 100 मिलियन, 100 मिलियन को आप लिख सकते हैं 1 × 10⁸, और जो नंबर ऑफ बीज पर कॉलोनी, एक कॉलोनी में कितनी है ये है आपकी 50,000। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 4 जीरो हैं तो 5 × 10⁴ ये यहाँ पर हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ बी कितनी होंगी यहाँ पर पूरे दुनिया में यहाँ पर, तो नंबर ऑफ बी कॉलोनीज़ की कितनी उनकी कॉलोनीज़ हैं, और हर कॉलोनी में कितनी नंबर ऑफ बी वहाँ पर हैं, नंबर ऑफ बीस वहाँ पर हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपकी नंबर ऑफ कॉलोनीज़ थी 1 × 10⁸, और ये हर एक कॉलोनी में नंबर ऑफ बी इतनी थी यहाँ पे 5 × 10⁴। इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 1 × 5 करेंगे तो 5, और 10⁸ और 10⁴ बेस एक सा है तो इनकी पावर प्लस हो जाती हैं। तो 10⁸ × 10⁴ करेंगे तो 10⁸ + 4 = 12 यहाँ पर हो जाएगा। तो 5 × 10⁴ 20 आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नंबर ऑफ हनी बीज = 5 × 10⁴ 20। थर्ड क्वेश्चन में आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो ह्यूमन बॉडी है उसमें यहाँ पर लिखा है कि 38 ट्रिलियन बैक्टीरियल सेल्स हैं। तो फाइंड द बैक्टीरियल पॉपुलेशन रिसाइडिंग इन ऑल ह्यूमंस इन द वर्ल्ड। तो जो हमारे वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो 8 × 10⁹ अप्रॉक्सीमेट है, और नंबर ऑफ़ बैक्टीरियल सेल दिया है यहाँ पर एक ह्यूमन बॉडी में 38 ट्रिलियन। तो 38 ट्रिलियन में कितना हो जाएगा यहाँ पर 3.8 × 10⁻13। तो बस हर एक बॉडी में जो यहाँ पर नंबर ऑफ़ बैक्टीरियल सेल्स हैं वो है 3.8 × 10⁻13, और टोटल पॉपुलेशन है 8 × 10⁹। तो इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको यहाँ पर मिलेगा 30.4 × 10⁹ × 10⁻13। बेस एक सा है 10 का, तो 10⁹ + 13 हो जाएगा 22। तो यही आपका आंसर रहेगा। और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए ये पॉइंट आपको यहाँ पर लिखना रहेगा एक डिजिट के बाद यहाँ पर। तो ये पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ से इसके आगे आपको एक डिजिट बस शिफ्ट करना है यहाँ पर, तो यहाँ पे 1 प्लस होगा अब। तो ये हो जाएगा 22 से 23, और ये पॉइंट आपका यहाँ पर शिफ्ट हो गया 3.04 × 10⁻23। यही आपका आंसर है। बैक्टीरिया पॉपुलेशन रिसाइडिंग इन ऑल ह्यूमंस इन द वर्ल्ड 3.04 × 10⁻23। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है द टाइम स्पेंट ईटिंग इन अ लाइफ टाइम इन सेकेंड्स, कि जो पूरी लाइफ होती है उसमें जो हम खाना खाने में जो समय स्पेंड करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, वो कितना होगा। तो यहाँ पे एक एवरेज लाइफ ले ली कि 75 ईयर्स के आसपास कोई भी व्यक्ति जीता है। और खाने में यदि हम देखें कि लंच भी करते हैं और ब्रेकफास्ट भी करते हैं, ये सब चीज़ें करते हैं, तो लगभग यहाँ पे हम 1.5 आवर्स यहाँ पर ले सकते हैं, 1.5 घंटा हम ले सकते हैं। ये हमारा एक दिन का है कि एक दिन में इतना समय हम खाने में खर्च कर देते हैं। तो टोटल टाइम कितना होगा यहाँ पर, अब ये तो यहाँ पर आपको घंटे में दिया है, आपको सेकंड में निकालना है। तो घंटे को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 160 का इंटू होगा, और उस मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए फिर 60 का इंटू होगा। तो ये आपका सेकंड में आ जाएगा यहाँ पर 5400 सेकंड। अब आपके पास यहाँ पर क्या दिया गया है कि 75 ईयर्स आपने यहाँ पर एवरेज लाइफ स्पेन ली है यहाँ पर। नंबर ऑफ़ डेज़ इन 75 ईयर्स, 75 ईयर्स में कितने दिन होंगे, एक साल में होते हैं आपके 365 डेज़। तो 75 ईयर्स में 75 × 365 डेज़ होंगे। टोटल आपके पास आ गया यहाँ पे 27,375 डेज़। अब इतने दिन आपके पास हैं और हर दिन में आप कितने सेकंड खर्च कर रहे हैं वहाँ पे 5400। तो इसमें आप मल्टीप्लाई कर देंगे 5400 का 27,375 में। तो ये आपके टोटल यहाँ पर आपको सेकंड मिल जाएगा, सेकंड में आपको आंसर मिल जाएगा। और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो आपको क्या करना है,
पॉइंट यहाँ पे कहीं नहीं दिख रहा है, तो यहाँ से आप यहाँ शिफ्ट करेंगे पॉइंट को, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट आपका यहाँ लग जाएगा 1.47825 इंटू 10⁸ सेकेंड्स। यही आपका आंसर है। टाइम स्पेंट ईटिंग इन अ लाइफ टाइम इन सेकेंड्स इक्वल 1.47825 इंटू 10⁸ सेकेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जो समय है, यहाँ पे एक डेट आपसे पूछी है, और कौन सी डेट कि 1 अरब या 1 बिलियन सेकेंड्स पहले कौन सी डेट थी। तो 1 बिलियन सेकेंड आप कैसे निकालेंगे, आपको पता है कि 1 बिलियन में यहाँ पे कितने ज़ीरो होते हैं, 9। तो 1 बिलियन इक्वल होता है 10⁹ सेकेंड। तो सेकेंड से आपको अब कहाँ पे पहुँचना है, आपको नंबर ऑफ़ ईयर्स पे पहुँचना पड़ेगा कि कितने साल पहले की डेट हमसे पूछी है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो एक दिन है उसमें हमारे कितने सेकंड होते हैं, 86,400 सेकंड होते हैं। ये आपको याद करना पड़ेगा कि एक दिन में कितने सेकंड होते हैं। तो नंबर ऑफ़ डेज़ इन 1 बिलियन सेकंड, तो 1 बिलियन सेकंड में यहाँ पे कितने दिन होंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो 10⁹ है उसको हम डिवाइड कर देंगे यहाँ पे 86,400 से, तो इसमें निकलेंगे हमारे नंबर ऑफ़ डेज़, क्योंकि टोटल सेकंड इतने हैं आपके पास और एक दिन में इतने सेकंड होते हैं। जब आप इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ़ डे यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 11,574। अब ये तो आपके पास नंबर ऑफ़ डेज़ यहाँ पर मिल गए हैं। अब आपको नंबर ऑफ़ ईयर्स निकालना है, तो जितने भी दिन हैं उसमें आप डिवाइड करेंगे 365.25, क्योंकि एक साल में कितने दिन होते हैं, तो 365.25 डेज़ वहाँ पे होते हैं। क्योंकि जो लीप ईयर होता है उसको भी जब हम कैलकुलेट करते हैं सही तो जो एवरेज आप निकालेंगे एक साल का, वो आपका 365.25 डेज़ वहाँ पे माना जाता है। डिवाइड किया तो आपको मिला 31.7 ईयर्स। अब आप क्या देख सकते हैं, 31 ईयर्स तो ठीक है। अब ये जो 0.7 है, इसको यदि हम आपको ईयर में उसमें कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, इसमें 0.7 ईयर्स आपको दिया है, तो एक साल में होते हैं 12 महीने। तो 0.7 में आपके कितने मंथ, 0.7 ईयर्स में कितने मंथ होंगे, 0.7 इंटू 12 करेंगे तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ़ मंथ आपको मिल जाएंगे 8.4 मंथ्स। तो 1 बिलियन सेकेंड पहले कौन सी डेट रही होगी, तो जो आपकी अभी करेंट की डेट है, तो ये मैं अभी दिसंबर के आधार पर आपको निकाल के बता रहा हूँ कि जो 31 ईयर्स पहले, अभी 2025 चल रहा है, तो उस समय कौन सी डेट रही होगी यहाँ पे, वो रही होगी आपकी 13 दिसंबर 1993। बस आपको यहाँ पे ये ईयर को माइनस कर देना है, और ये आपको मंथ भी उसमें माइनस करेंगे तो आपको ये यहाँ पर मिल जाएगी। जैसे अभी आपका अगस्त चल रहा है, तो अगस्त से 8 महीने तो आप वो कम कर देंगे, तो आपका वही दिसंबर के आसपास पहुँच जाएगा। और ईयर में जो 31 ईयर आप करेंगे तो वो आपका 1993 में पहुँच जाएगा। ये अभी जब वीडियो बन रहा है तो अगस्त का महीना चल रहा है 2025, और 2025 यहाँ पर साल है, तो उसके आधार पे ये कैलकुलेट किया गया है। आप जब सॉल्व करेंगे तो अपने आधार पे वहाँ पे डेट निकाल सकते हैं। यही आपका आंसर है, डेट 1 बिलियन सेकेंड्स एगो इक्वल यहाँ पर हो गया आपका 13 दिसंबर 1993। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक अवश्य करें, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपने मेरे वीडियो को देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।